हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एंड गोल। फ्रेंड्स, ये जो हम घटना चक्र का पॉइंटर डिस्कस कर रहे हैं पर्यावरण का, इसमें से जो हम पहले वीडियो में डिस्कस किए थे उसी के आगे डिस्कस करेंगे। और मेरा विश्वास है कि आप अगर क्रम से इन वीडियोस को पढ़ते हैं तो आपको लाभ इसमें से ज़रूर होगा। फ्रेंड्स, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। यह एक समुद्री स्तनधारी है और घास खाने की इसकी आदत के कारण इन्हें समुद्री गाय मतलब सी काऊ भी कहा जाता है। ये जो हैं ये हैं कौन? ड्यूगोंग। ड्यूगोंग जो होते हैं ये समुद्र में पाए जाते हैं। मन्नार की खाड़ी और ये जो अपना क्षेत्र है यहाँ पर भी काफ़ी पाए जाते हैं। और ये हरी मतलब घास खाते हैं, इसलिए इनको समुद्र की गाय भी कहते हैं। जिन 3 मानकों के आधार पर पश्चिम घाट, श्रीलंका एवं इंडो बर्मा क्षेत्रों को जैव विविधता के प्रखर स्थलों मतलब कि हॉट स्पॉट के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है, वो हैं जाति बहुलता मतलब कि स्पीशीज की रिचनेस, किसी भी जाति की वहाँ संख्या का ज़्यादा होना, और स्थानिकता और इसका आशंका बोध। आशंका बोध का मतलब ये है कि उसकी खतरे से संबंधित चीज़ें जो हैं, इन 3 चीज़ों को लेके इन क्षेत्रों को हॉट स्पॉट घोषित किया गया है। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल नामक संगठन के संदर्भ में कुछ कथन इस प्रकार से हैं। यह संरक्षण संगठनों की विश्वव्यापी भागीदारी है। यह महत्वपूर्ण पक्षी एवं जैव विविधता क्षेत्र के रूप में ज्ञात निर्दिष्ट स्थलों की पहचान कराता है। जैव विविधता हॉटस्पॉट की संकल्पना दी थी सर्वप्रथम ब्रिटिश पर्यावरणविद नॉर्मन मायर्स। तो ये नॉर्मन मायर्स जो हैं, इन्होंने हॉटस्पॉट है ना, जैव विविधता हॉटस्पॉट की संकल्पना सबसे पहले दी थी। जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना उपसंधि मतलब कि प्रोटोकॉल के पक्षों की प्रथम बैठक फरवरी 2004 में संपन्न की गई थी। तो ये कहाँ पे संपन्न हुई थी? ये हुई थी मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में। भारत ने जैव सुरक्षा उपसंधि प्रोटोकॉल पर जैव विविधता पर समझौते पर हस्ताक्षर कब किया है? ये 2001 मतलब कि 23 जनवरी 2001 को जैव विविधता सुरक्षा जो है इस पे भारत ने साइन किए हैं। जैव सुरक्षा उपसंधि मतलब कि प्रोटोकॉल संबद्ध है आनुवांशिक रूपांतरित जीवों से। आनुवांशिक रूपांतरित जीव वो जीव होते हैं जिनकी जीन्स को परिवर्तन कर दिया जाता है, आनुवांशिक रूप से उनको परिवर्तित किया जाता है। इस प्रकार से पौधों को भी इस प्रकार से पौधों को भी आनुवांशिक रूप से परिवर्तित किया जाता है ताकि उनमें से कीड़े न लगें या फिर उनके पोषक तत्वों को भी बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि एक जो चावल होता है, उस चावल में भी विटामिन ए की मात्रा को बढ़ाने के लिए एक पीले रंग का चावल होता है, थोड़ा सा सुनहरे पीले रंग का, उसको डेवलप किया गया था। जैव सुरक्षा उपसंधि जैव विविधता पर समझौते का सदस्य नहीं है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका कई जो संगठन है उनसे अपने आप को बाहर निकाल रहा है, क्योंकि वो चूंकि डेवलप्ड कंट्री है और उसको उनमें ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है, इसलिए अपने आप को उनसे वो दूर रखने की कोशिश कर रहा है। जैव सुरक्षा मतलब बायोसेफ्टी का कार्टाजेना प्रोटोकॉल कार्यान्वित करता है पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। तो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय जैव सुरक्षा का कार्टाजेना प्रोटोकॉल कार्यान्वित करता है। बालुई और लवणीय क्षेत्र एक भारतीय पशु जाति का प्राकृतिक आवास है। उस क्षेत्र में उस पशु के कोई परभक्षी नहीं है, किंतु आवास ध्वंस होने के कारण उसका अस्तित्व खतरे में है। ये कौन सा है? भारतीय वन्यजीव गधा। भारतीय वन्यजीव गधा जो अपना गुजरात का कच्छ वाला क्षेत्र है, इसमें काफ़ी पाया जाता है। यहाँ पर उसके भक्षण के लिए तो कोई जीव नहीं है, लेकिन उसका चूंकि प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहा है, इसलिए वो संकट में है। जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दलों का 10वां सम्मेलन आयोजित किया गया था नगोया में। जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दलों का 11वां सम्मेलन जो आयोजित किया गया था वो अपने भारत में हैदराबाद में आयोजित किया गया था। UN रेड REDD प्लस प्रोग्राम का समुचित अभिकल्पना और प्रभावी कार्यान्वयन महत्वपूर्ण रूप से योगदान दे सकते हैं। वो जैव विविधता का संरक्षण करने में, वन पारिस्थितिकी में
उत्थानशीलता में तथा गरीबी कम करने में। तो ये जो UNREDD प्रोग्राम है इन चीज़ों में सहायता प्रदान कर सकता है। दो महत्वपूर्ण नदियाँ जिनमें से एक का स्रोत झारखंड में है और जो उड़ीसा में दूसरे नाम से जानी जाती है, तथा दूसरी जिसका स्रोत उड़ीसा में है, समुद्र में प्रवाह करने से पूर्व एक ऐसे संगम स्थान पर मिलती हैं या संगम करती हैं जो बंगाल की खाड़ी से कुछ दूर पर स्थित है। वह वन्य जीवन तथा जैव विविधता का प्रमुख स्थल है और सुरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत भी आता है। वो कौन सा क्षेत्र है? वो है भितरकनिका। भितरकनिका जो क्षेत्र है ये उड़ीसा का क्षेत्र है और यहाँ पर काफ़ी अधिक बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है और यहाँ पर एक गहिरमाथा बीच भी है। जो गहिरमाथा है वहाँ पर ऑलिव रिडले टर्टल जो होते हैं वो प्रजनन के लिए आते हैं, इसलिए भी वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस IUCN तथा वन्य प्राणी एवं वनस्पति जात की संकटापन्न स्पीसीज के अंतर्गत व्यापार पर कन्वेंशन यानी कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, मतलब कि साइट के संदर्भ में सही बातें क्या हैं। तो देखिए IUCN प्राकृतिक पर्यावरण के बेहतर प्रबंधन के लिए विश्व भर में हजारों क्षेत्र परियोजनाएं चलाता है और जो साइट है उन राज्यों पर वैध रूप से आबद्ध कर है जो इसमें शामिल हुए हैं, लेकिन यह कन्वेंशन राष्ट्रीय विविधता या राष्ट्रीय विधियों का स्थान नहीं लेता है। देखिए जो साइट है ये साइट इसलिए है कि जो भी संकटापन्न जीव हैं जिनकी स्पीसीज की संख्या जो कम है उनका अवैध व्यापार ना हो सके, इसके लिए साइट्स कुछ पाबंद लगाती है और जो भी देश इसमें से साइन किए हुए हैं उन पे वो पाबंद लागू होते हैं ताकि उनका जीवों का संरक्षण किया जा सके। IUCN एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो प्रकृति संरक्षण एवं प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रयोग के क्षेत्र में कार्यरत है। यह अंग नहीं है संयुक्त राष्ट्र का, मतलब कि जो IUCN है ये IUCN संयुक्त राष्ट्र का एक अंग नहीं है, उसका संगठन नहीं है, अलग से ये काम करता है। पारितंत्र एवं जैव विविधता का अर्थतंत्र द इकोनॉमिक ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी TEEB नामक पहल के संदर्भ में सही हैं। यह एक विश्वव्यापी पहल है जो जैव विविधता के आर्थिक लाभों के प्रति ध्यान आकर्षित करने में केंद्रित है। यह एक ऐसा उपागम प्रस्तुत करता है जो पारितंत्रों और जैव विविधता के मूल्य की पहचान, निर्देशन और अभिग्रहण में निर्णयकर्ताओं को सहायता प्रदान करता है। TEEB संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम मतलब यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत कार्य करने वाली संस्था है। इसका कार्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में अवस्थित है। सिंगपुच्छी बंदर मतलब कि लाइन टेल मकॉक अपने प्राकृतिक आवास में पाया जाता है और ये जो प्राकृतिक आवास हैं वो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में पाए जाते हैं। मतलब कि सिंगपुच्छी बंदर तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में पाया जाता है। भारत में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले काली गर्दन वाला सारस यानी कृष्णगीव सारस, उड़न गिलहरी मतलब कि कंदली और हिम तेंदुआ हैं, तो प्राकृतिक रूप से ये पाए जाते हैं। चीता को भारत में विलुप्त घोषित कर दिया गया है 1952 में और किसी भी जो भी स्पीसीज है, प्रजाति है, अगर वो अपने प्राकृतिक क्षेत्र में 50 वर्ष तक नहीं दिखती है तो उसको विलुप्त घोषित कर दिया जाता है। अभी एक पहल ये चलाई गई थी कि नामीबिया जो कि अफ्रीका का देश है वहाँ से इसको लाया जाएगा और इसको ला के फिर यहाँ पर मध्य प्रदेश के एक फॉरेस्ट में उसको कंजर्व किया जाएगा। ये एक पहल भारत द्वारा शुरू की गई थी। समुद्र तल से 3000 से 4500 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है हिम तेंदुआ। हिम तेंदुआ को वल्नरेबल कैटेगरी में सम्मिलित किया गया है और ये जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं जहाँ कि थोड़ा सा बर्फीला क्षेत्र होता है वहाँ पर ये पाया जाता है।
जम्मू एवं कश्मीर का राज्य, अब देखिए जम्मू कश्मीर का राज्य पक्षी जो था काली गर्दन वाला सारस था, लेकिन वहाँ पर अब चूंकि अलग अलग प्रदेश हो गए हैं तो वहाँ पर अब इनकी खोज की जा रही है कि वहाँ पर दोनों के लिए अलग अलग कौन से वो रखे जाएं। इसी प्रकार से जो जम्मू एंड कश्मीर में एक हंगुल पाया जाता था, कश्मीरी स्टैग के नाम से भी जानते थे उसको, तो वो भी पाया जाता था वहाँ के जंगलों में और वहाँ का वो राष्ट्रीय राजकीय पशु था। भारत में सर्वाधिक उड़न गिलहरी कहाँ पर हैं? ये हैं हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में। तो हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में सर्वाधिक उड़न गिलहरी पाई जाती हैं। शीत निष्क्रियता की परिघटना का प्रेक्षण किया जा सकता है चमगादड़, भालू, कृंतक मतलब कि रोडोडेंट्स में। ये शीत निष्क्रियता वो होती है कि जब ज़्यादा ठंड पड़ने लगती है तो ये जीव अपने आप को एक लंबी निद्रा में डाल देते हैं, मतलब कि एक जगह बैठ के और लंबी निद्रा में चले जाते हैं, जिससे इनके शरीर का जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत ही स्लो हो जाता है। इससे इनके शरीर की जो ऊर्जा है वो ज़्यादा नष्ट नहीं होती है और ये ठंडी को व्यतीत कर पाते हैं। इसी प्रकार से आपने छिपकलियों को भी देखा होगा, तो एक मौसम में वो दिखती हैं और दूसरे मौसम में गायब हो जाती हैं, क्योंकि वो भी इस तरह से अपने को निद्रा में पहुंचा देती हैं। समशीतोष्ण और शीत प्रधान देशों में रहने वाले जीवों की उस निष्क्रिय तथा अवसन्न अवस्था को जिसमें वहाँ के अनेक प्राणी जाड़े की ऋतु में चले जाते हैं उसे शीत निष्क्रियता कहते हैं, हाइबरनेशन उसे कहते हैं। गिलहरियाँ, छछूंदर, चूहे, मूसक आदि स्तनधारी प्राणी कृंतक कहलाते हैं। देखिए कृंतक है ना, जो कुतर के खाते हैं वो कृंतक कहलाते हैं, आप ऐसे भी इसको समझ सकते हैं। उच्चतर अक्षांशों की तुलना में जैव विविधता समानता अधिक होती है कहाँ पे? निम्नतर अक्षांशों में। मतलब कि जैसे ही हम इक्वेटर से ऊपर की ओर जाते जाते हैं, मतलब कि हाई उसमें जाते हैं अक्षांशों में, तो वहाँ पर जो जैव विविधता है वो कम होती जाती है और इक्वेटर पे भूमध्य रेखा पे जैव विविधता सबसे ज़्यादा होती है। पर्वतीय प्रवणताओं में उच्चतर उन्नतांशों की तुलना में जैव विविधता समानता अधिक होती है निम्नतर उन्नतांशों में। मतलब कि बहुत ऊंचाई में अगर हम चले जाएं तो वहाँ जैव विविधता कम होती है, जैसे कि हिमालय के जो नीचे वाले क्षेत्र हैं, पर्वतपदीय क्षेत्र हैं, वहाँ पर विविधता ज़्यादा पाई जाती है, लेकिन जैसे जैसे उस पर ऊपर चढ़ते जाते हैं विविधता कम पाई जाने लगती है और कुछ टाइम के बाद एक ऐसी सीमा आती है जहाँ से फिर वृक्ष भी नहीं पाए जाते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है लवण मगरमच्छ। ये जो मगरमच्छ हैं लवणीय जल के, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। अंडमान एवं निकोबार के समुद्री जीव जंतुओं में डुगोंग, डॉल्फिन, व्हेल, साल्ट वाटर समुद्री कछुआ, समुद्री सांप आदि सामान्य रूप से बहुतायत में पाए जाते हैं। विशाल हिमालय श्रृंखला में विशाल हिमालय श्रृंखला में जो पाए जाते हैं वो कौन है? श्रू और टैपियर। श्रू और टैपियर जो हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं? हिमालय श्रृंखला में पाए जाते हैं। भारत में उत्तर पूर्व के सघन वनों में रहता है स्लोलोरिस। अगर स्लोलोरिस की बात करें कि स्लोलोरिस कहाँ रहता है, तो ये रहता है सघन वनों में और उत्तर पूर्व में। स्लोलोरिस ये अधिकांशतः पेड़ की पत्तियों को खा के अपना जीवन व्यतीत करता है। वृक्षों पर रहने वाला वह स्तनधारी जिसका जियोलॉजिकल नाम एलुरस फलगेंस है वो है रेड पांडा, है ना। रेड पांडा जो कि जो नेचर है इसके कंजर्वेशन में इसको इंडिकेटर के रूप में भी देखा जाता है। भारत में रेड पांडा प्राकृतिक रूप से पाया जाता है उत्तर पूर्वी भारत के उप हिमालयी क्षेत्रों में। तो उत्तर पूर्व क्षेत्र में रेड पांडा पाया जाता है। यह ज्ञान के विकास और संग्रहण के लिए तथा व्यापारिक अनुभव का बेहतर नीतियों हेतु समर्थन करने के लिए क्षेत्र स्तर पर कार्य करता है। ये है वेटलैंड इंटरनेशनल। वेटलैंड्स जो होती हैं मतलब कि आर्द्र भूमियाँ होती हैं उनके लिए ये काम करता है। वेटलैंड इंटरनेशनल एक गैर सरकारी एवं गैर लाभकारी वैश्विक संगठन है जो आर्द्र भूमियों एवं उनके संसाधनों को बनाए रखने तथा उन्हें पुनः स्थापित करने हेतु कार्यरत है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नीदरलैंड में है। तो जो वेटलैंड इंटरनेशनल है इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नीदरलैंड पे अवस्थित है। भारत में रामसर अभिसमय
का एक भारत रामसर अभिसमय का एक पक्षकार है और उसने बहुत से क्षेत्रों को रामसर स्थल घोषित किया है। वह कथन जो इस अभिसमय के संदर्भ में सर्वोत्तम रूप से बताता है कि इन स्थलों का अनुरक्षण कैसे किया जाना चाहिए, वो ये है कि इन सभी स्थलों का पारिस्थितिक तंत्र उपागम से संरक्षण किया जाए और साथ साथ उनके धारणीय उपयोग की अनुमति भी दी जाए। भारत रामसर अभिसमय का एक पक्षकार है और उसने बहुत से क्षेत्रों को रामसर घोषित किया है। ये वही है कि धारणीय विकास के लिए और मतलब कि धारणीय विकास नहीं, दरअसल जो पृथ्वी का जो साइकिल है, एक्चुअली ये जो रामसर भूमि है इन्हें पृथ्वी का गुर्दा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जब भी लवणीय जल आता है या फिर और भी जो बहुत सारे अवसाद आते हैं बह के, तो जिस जगह ये इस तरह की भूमि होती हैं वहाँ पर ये स्टोर हो जाती हैं, फिर पानी को छन के मतलब कि स्वच्छ पानी आगे की ओर बढ़ता है, इसलिए ये पृथ्वी के गुर्दा भी कहे जाते हैं जो कि रामसर क्षेत्र होते हैं। यदि अंतर्राष्ट्रीय महत्व की किसी आर्द्र भूमि को मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड के अधीन लाया जाए तो इसका अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय है मानव हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप आर्द्र भूमि में पारिस्थितिक रूप में परिवर्तन हो गया है या फिर हो रहा है या फिर होने की संभावना है। पारिस्थितिकीय निकाय के रूप में आर्द्र भूमि, बरसाती जमीन भी इसको कहते हैं, उपयोगी है पोषक पुनर्प्राप्ति एवं चक्रण हेतु पौधों द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी धातुओं को अवमुक्त करने हेतु, तलछट रोककर नदियों के गाद को कम करने के लिए या नदियों को में गाद जाने से रोकने के लिए। तो वही बात देखिए यहाँ पे बताई गई कि अगर बहुत भारी तत्व हैं तो भारी तत्वों के समाहन के लिए या उसको रोकने के लिए भी ये जो रामसर भूमियां हैं वो काफ़ी उपयोगी होती हैं, जिससे कि वो भारी तत्व खाद्य श्रृंखला में प्रवेश न कर सकें। जलीय तथा शुष्क स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के बीच के क्षेत्र कहलाते हैं आर्द्र भू क्षेत्र। मतलब कि बिल्कुल जलीय क्षेत्र और शुष्क क्षेत्र, इनके बीच का जो क्षेत्र होगा जो थोड़ा सा मतलब कि कुछ सूखा कुछ गीला होगा, जिसे हम आर्द्र क्षेत्र कहेंगे। आर्द्र भूमि के अंतर्गत देश का कुल भौगोलिक क्षेत्र अन्य राज्यों की तुलना में अधिक कहाँ है? गुजरात में। मतलब कि गुजरात में आर्द्र भूमि क्षेत्र ज़्यादा पाया जाता है। भारत में तटीय आर्द्र भूमि का कुल भौगोलिक क्षेत्र आंतरिक आर्द्र भूमि के कुल भौगोलिक क्षेत्र से कम है। जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है कहाँ पे? गहरे सागर में। जैव द्रव्यमान का क्या है? जो हमारा बायोमास होता है वो गहरे सागरों में कम होता है, क्योंकि गहरे सागरों में ज़्यादा जीव नहीं पनपते हैं, वहाँ पे प्रकाश नहीं जाता है सूर्य का। और वहीं पर अगर जैव हम द्रव्यमान की बात करें तो इक्वेटर में भूमध्य रेखा के आसपास जैव द्रव्यमान बहुत ज़्यादा होता है। जैव द्रव्यमान के उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों का होते हैं और उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन मोस्टली जो हैं वो इक्वेटर के पास ही पाए जाते हैं। टूमारोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक की लेखिका कौन है? वंदना शिवा। जैव विविधता से संबंध रखते हैं खाद्य एवं कृषि हेतु पादप, अनुवांशिक संसाधनों के विषय में अंतर्राष्ट्रीय संधि, मरुद्भवन का सामना करने हेतु संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, विश्व विरासत अभिसमय। इसके बाद अगला जो अपना टॉपिक है वो है हरित गृह प्रभाव एवं जलवायु परिवर्तन। तो फ्रेंड्स इसको हम अगले वाले वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड्स बने रहिए इस चैनल के साथ में और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।